अब की बार है आपके पास 20 ट्यूनिंग फॉर्क्स। देखो बोला हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इस तरीके से कि एक से नेक्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है 4 का। क्या आप देख पा रहे हैं दोनों साइड से कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं? दिख रहा है आपको? 4n कैंसिल हो गया। और जो हमारी सेकंड अननोन गैस है उसके लिए मैं g लिख दूंगा, तो p बाय रो जी इज सेम एज RT बाय mg। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो ये नोटिस करो, p और t मैं सेम रख रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का जो डेटा है वो STP पे है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर तो दोनों के लिए सेम ही है। मैं बोलूंगा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी होगी F0 इक्वल टू V बाय 2 इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी लिखनी है इस बार? 60.5 प्लस ई सेंटीमीटर में। बेटा दोनों साइड से ई ऐड करना है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे साथ 900 सवाल सीरीज के नए वीडियो में। इस बार हम ले रहे हैं वेव्स चैप्टर के 15 PYQs। कोई टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपका है ऑर्गन पाइप्स के ऊपर। आपको बोला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो यहाँ पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। तो पहले तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि भाई जब ये बोलता है क्लोज्ड तो उसका मतलब होता है एक एंड से क्लोज्ड, ठीक है ना। व्हेन इट सेज ओपन इट मींस ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। सो ये मीनिंग होती है। अब मैं जानता हूं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मुझे क्या लेना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड बाय 4 इंटू लेंथ। लेंथ फॉर क्लोज पाइप को मैं लिखता हूं LC। और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए कौन सा लेना है मुझे? ओपन के लिए लेना है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मतलब ओपन में हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक, यानी फंडामेंटल का सेकंड मल्टीपल। और यहां फंडामेंटल होती है V बाय 2L। मैं लिख देता हूं LO, ये तो फंडामेंटल है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फर्स्ट ओवरटोन आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, इनको बराबर कर दो। दिख रहा होगा V कैंसिल हो रहा है, 2 का फैक्टर कैंसिल हो रहा है। आप देख सकते हैं लेंथ में रिलेशन आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ क्लोज्ड इज सेम एज लेंथ ऑफ ओपन बाय 4। ओपन की लेंथ कितनी दी हुई है? देख रहे हो ओपन की लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर, विच मींस यहां पे आ जाएगा ना 60 बाय 4 15 सेंटीमीटर्स। लुकिंग एट द ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखें, आपको स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इनफैक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेटा आपको गिवन है, आपसे पूछा स्पीड क्या होगी, हमें फॉर्मूला लगाना है V इक्वल टू रूट ऑफ टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ, रूट ऑफ F बाय म्यू। वैल्यूज डाल दो यार। देखो F दिया हुआ है तुम्हें 70, म्यू कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻³ दिख रहा है मुझे कैलकुलेशन से, रूट के अंदर 10⁴ बच रहा है, मतलब कि आंसर आ जाना चाहिए 100 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखूं तो सेकेंड ऑप्शन आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर से अब की बार ऑर्गन पाइप पे क्वेश्चन है। आपको बोला है एक सर्टेन ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है 1:3:5। ठीक है, 1:3:5। नोटिस करो इसमें 2 और 4 गायब है। इसका क्या मतलब है? ये जो ऑर्गन पाइप है इसमें केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, केवल ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं। तो भाई कौन सा ऑर्गन पाइप होगा? ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा। सो मैं बोल रहा हूं केवल ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं। सो क्लियरली मुझे समझ में आ गया कि ये जो पाइप है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होना चाहिए। ठीक है, पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा है अगर फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है 405, फिफ्थ हार्मोनिक मतलब कि फंडामेंटल का फिफ्थ मल्टीपल, मान लेते हैं फंडामेंटल F0 है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 5F0 इज 405। मुझे दिख रहा है यहां से F0 की वैल्यू भाई आ रही है 81 हर्ट्ज। और फिर क्या बोलता है? और स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, तो आपसे पूछा है लेंथ क्या होगी। मैं लेंथ निकाल लूंगा क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं जानता हूं स्पीड के टर्म्स में V बाय 4L होता है। L के लिए सॉल्व करना है, V गिवन है, मैं लिख देता हूं L इज सेम एज V बाय 4 इंटू 1। और तुम देखोगे V की वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे रेशियो 1 ही आ जाएगा, तो लेंथ इज सेम एज 1 मीटर। वही आपका आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूं। अब क्या बोला भाई? अब की बार है आपके पास 20 ट्यूनिंग फॉर्क्स। देखो बोला हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इस तरीके से कि एक से नेक्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है 4 का। आपको ये भी बोला है कि जो लास्ट वाला ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट से डबल है। मतलब अगर मैं समझना चाहूं क्या बोल रहा हूं मैं, अगर पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी F, तो नेक्स्ट की देखो इससे 4 डिफरेंस में, मतलब F+4। नेक्स्ट में और 4 का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब F+4 × 2 एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूस। 20 ऐसे टर्म्स आने वाले।
तो भाई लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, देख रहे हो ना, थर्ड टर्म में 4 into 2 आ रहा है, तो लास्ट वाले टर्म क्या होगा, 20th टर्म में 4 into 19 आएगा। वैसे भी तुम्हें एपी से पता है कैसे लास्ट टर्म लिखते हैं। अच्छा, वहां पे आ रहा है f plus 4 into 19, ये जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का डबल है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से f plus 4 into 19 इज सेम एज 2 into f। इसको सॉल्व कर लो, क्लियरली दिख रहा होगा, f की वैल्यू 76 आ रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है लास्ट 4 की फ्रीक्वेंसी। बेटा f तो मैंने फर्स्ट की मानी थी ना, तो लास्ट की क्या होगी 2f, तो 2f तुम्हारा आंसर होना चाहिए, और 2f कितना हो जा रहा है 152। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। हाँ देखो यहां पे क्या हो रहा है, वेव मीडियम चेंज कर रही है, और स्पेसिफिकली वेव जा रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में। पहली बात, तुम डेंसर मीडियम से क्या समझते हो, डेंसर मीडियम जिसमें स्पीड कम है, रेयरर जिसमें स्पीड ज्यादा होती है। और हमें पता है जो फंडामेंटल रिलेशन है किसी भी वेव के लिए, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, किसी भी वेव के लिए ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। बच्चों आपको याद रखना है कि जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे जिसने वेव्स को स्टार्ट किया। मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज होती है। इनफैक्ट आपको दिख रहा होगा दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि जब स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी। और वो इस क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है डेंसर मीडियम, तो मैं जानता हूं डेंसर मीडियम में स्पीड कम होने वाली है, स्पीड कम हुई तो मैं जानता हूं वेवलेंथ भी कम होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख रहा हूं मैं, थर्ड ऑप्शन में ये दिख रहा है ना, वेवलेंथ एंड स्पीड डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। ओके, वेव इक्वेशन गिवन है, आपको दो वेलोसिटीज के बारे में बात कर रहा है, एक तो पार्टिकल वेलोसिटी देखें यहां पे, और वेव वेलोसिटी, और इन दोनों में रिलेशन गिवन है। तो जरा बात करते हैं दोनों के बीच में अलग अलग। पहले वेव वेलोसिटी क्या होगी, मैं लिख देता हूं vw। आप जानते हो अगर इक्वेशन गिवन है तो वेव स्पीड होती है टाइम का कोफिशिएंट, दिख रहा है टाइम के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाइड है, डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट। मतलब बोलूंगा वेव वेलोसिटी हो जाएगी n डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट 1 बाय लैम्डा है ना, यानी कि n इंटू लैम्डा। ये बच्चों वेव स्पीड होने वाली है। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन गिवन होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन पार्टिकल वेलोसिटी होता है। तो मैं लिखूंगा पार्टिकल वेलोसिटी इज dx by dt। इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली यहां पे अगर हम देखें तो एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि जो लॉन्जिट्यूडल वेव है इसमें ये भी x है और इसे भी x है। ये मुझे लगता है टाइपिंग एरर है हमारा, ये लॉन्जिट्यूडल तो इसको मैं s बोलता हूं, ठीक है ना, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, और x मतलब पोजीशन। इन एनी केस मैं बोल रहा था कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूंगा ds by dt। क्या आ रहा है डेल एस बाय डेल टी डिफरेंशिएशन से, आप देख रहे हैं साइन 2 पाई nt है ना, t के साथ 2 पाई n मल्टीप्लाइड है, यानी कि जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 2 पाई n तो बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। बेटा कॉस के अंदर ब्रैकेट में सेम चीज आने वाली जो यहां लिखी है मैं लिख नहीं रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे केवल मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी से मतलब है, और जब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये कॉस वाली टर्म तो 1 हो चुकी होगी, तो मैं बोलूंगा वीपी मैक्सिमम मेरी होगी, इसको 1 कर दो 20 पाई n। और क्वेश्चन के हिसाब से ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है पार्टिकल की, ये वेव वेलोसिटी का 4 टाइम्स है, यानी दिस इज सेम एज 4 into vw और दिस मींस इट इज सेम एज 4 into l लैम्डा। क्या आप देख पा रहे हैं दोनों साइड से कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, दिख रहा है आपको 4n कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, कैंसिल करने के बाद मुझे दिख रहा है लैम्डा की वैल्यू आ रही है 5 पाई, और वही आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन। चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, दूसरा ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों में अलग अलग गैसेस हैं, गैसेस की डेंसिटीज गिवन है ρ1 ρ2, दोनों में बल्क मॉडुलस सेम है। देखो बोला ना कंप्रेसिबिलिटी या जो होता है 1 बाय बल्क मॉडुलस, तो अगर कंप्रेसिबिलिटी सेम होगी तो बल्क मॉडुलस भी सेम होगा। फिर बोला है कि दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं अपने फर्स्ट ओवरटोन में सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फिर कुछ लेंथ में रिलेशन पूछा हुआ है। पहली बात मैं ध्यान देता हूं कि फर्स्ट पाइप मेरा क्लोज्ड है, सेकंड पाइप मेरा ओपन है। फर्स्ट की लेंथ L1, सेकंड की लेंथ L2। फर्स्ट में जो वेव की स्पीड है वो v1, सेकंड में वेव की स्पीड को ले लेता हूं v2। मैं जानता हूं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की स्पीड होती है रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी दोनों के लिए।
क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे दोनों की, आप देख सकते हैं, दोनों की फर्स्ट ओवरटोन लिखनी है। क्लोज्ड में फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है बेटा? क्लोज्ड में फर्स्ट ओवरटोन होता है थर्ड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। तो मैं लिखूंगा यहां पे जो हमारी फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आएगी F1, उसको मैं लिखता हूं 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L। ठीक है, V की वैल्यू डालो तो आ जाएगा 3/4L1, V की जगह डाल देता हूं रूट ऑफ B/ρ1। और इसमें फर्स्ट ओवरटोन कौन सा होगा? इसमें फर्स्ट ओवरटोन होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल मल्टीपल, सेकंड हार्मोनिक। समझते हैं ना, क्योंकि यहां पे ओपन ऑर्गन पाइप है, यानी 2 टाइम्स फंडामेंटल। और ओपन में फंडामेंटल क्या होती है? V/2L। तो यहां मैं लिखूंगा V2/2L2। V2 की वैल्यू डाल दो तो ये देखो आ जाएगा 1/L2 इंटू रूट ऑफ B/√2। क्वेश्चन के हिसाब से भाई ये दोनों वैल्यूज बराबर है, मतलब ये जो हमने निकाला है और ये जो हमने निकाला है ये दोनों इक्वल है। क्या आप देख पा रहे हैं? अगर दोनों इक्वल है तो कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, B कैंसिल हो रहा है, और क्या रिलेशन मिल रहा है हमें लेंथ में? मैं देख सकता हूं कि रिलेशन ये है 3/4L1 इंटू रूट ऑफ 1/ρ1 इज सेम एज 1/L2 इंटू रूट ऑफ 1/ρ2। यानी रीअरेंज कर दूं, रीअरेंज करके दिख रहा है तो मैं L2 की वैल्यू आ रही होगी L1 इंटू 4/3। इसको थोड़ा अच्छा से लिखता हूं, L2 इक्वल टू मैं बोल रहा था L1 इंटू 4/3 इंटू रूट ऑफ ρ1/ρ2। आंसर का जो फॉर्म है उससे कंपेयर करो, दिख रहा है आपको? सारी चीजें दिख रही होंगी और देख के आप समझ चुके होंगे कि जो यहाँ पे x है वो ऑब्वियसली 4 है। यही आपका आंसर होना चाहिए। डन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से ऑर्गन पाइप है 1 मीटर लॉन्ग। देखिए बोला है बोथ एंड्स आर ओपन, ओपन ऑर्गन पाइप है। ओके देन आपको बोला है इसके अंदर एक गैस है जिसकी डेंसिटी जो है डबल है ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब मैं निकालूंगा? देखो पहले मुझे पता है किसी भी गैस के लिए भाई P/ρ इक्वल टू RT/m0 होता है, जहां पे m क्या होता है? मोलर मास। अगर मैं एयर के लिए लिख रहा हूं तो मैं A लिख देता हूं, और जो हमारी सेकेंड अननोन गैस है उसके लिए मैं G लिख दूंगा, तो P/ρg इज सेम एज RT/mg। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो ये नोटिस करो, P और T मैं सेम रख रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का जो डेटा है वो STP पे है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर तो दोनों के लिए सेम ही है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन कि गैस की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से डबल है। इन दोनों को डिवाइड करो, देखो कुछ रिलेशन मिलेगा तुम्हें। क्या रिलेशन मिलेगा? अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं तो मुझे दिख रहा है इधर ρg/ρa इज सेम एज mg/ma, यानी इनके मोलर मासेस का रेशियो वही होगा जो इनकी डेंसिटीज का रेशियो है। डेंसिटीज का रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से 2/1 गिवन है। मतलब मुझे पता लग गया कि गैस का जो मोलर मास है वो एयर के मोलर मास का डबल है। बेटा एयर को आप मोर और लेस एक डायटोमिक गैस मान सकते हैं, जो अननोन गैस है ना उसको मैं डायटोमिक भी मान रहा हूं, मतलब गामा दोनों का सेम मानने वाला। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं? आपको निकालना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी आपको निकालना है फंडामेंटल और सेकेंड हार्मोनिक इस पाइप की जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए हम जानते हैं कि पहले वेव स्पीड अगर मैं निकाल पाऊं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और सेकंड हार्मोनिक में डिफरेंस भी निकाल पाऊंगा। कैसे निकालूंगा वेव स्पीड? मुझे पता है कि एयर में जो स्पीड होने वाली है साउंड की वो होगी रूट ऑफ गामा RT बाय मास ऑफ एयर। ये आपको गिवन है 300। तो गैस में कितनी आएगी? गैस में आने वाली है रूट ऑफ गामा RT। बेटा बाकी तो सब सेम है। मोलर मास जो है गैस का देख रहे हो डबल होता है एयर से, तो यहां पे मैं लिखूं 2ma। क्या समझे? ये बाकी सब जो था 2 के अलावा जो भी है यहाँ पे उस सब की वैल्यू तो 300 है, यानी मैं बोल सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू 300/√2। ठीक है, गैस में लॉन्जिट्यूडल वेव की स्पीड हमारे पास आ गई। तो अब फॉर्मूला लगा दे। हमसे जो डिफरेंस पूछा हुआ है किस किस का पूछा हुआ है? हमसे डिफरेंस पूछा हुआ है फंडामेंटल और सेकेंड हार्मोनिक का। तो भाई फंडामेंटल का फॉर्मूला होता है, मैं जानता हूं, फंडामेंटल का फॉर्मूला होता है फॉर ओपन पाइप V/2L, एंड व्हेन आई से V आई मीन V इन गैस। ये फंडामेंटल हो गया, और सेकंड हार्मोनिक इसका डबल होता है, तो सेकंड हार्मोनिक हो गया इसका डबल 2Vg/2L। इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, पूछा हुआ है। तो दिख रहा है तुम्हें ये 2/2, ये तो 1 हो गया। 1 में से हाफ को माइनस करना है, यानी कि तुम्हारा आंसर आना चाहिए Vg/2L। वैल्यूज डाल दो। Vg कितना है? 300/√2, तो आ जाएगा 300/2√2 इंटू लेंथ। भाई लेंथ की वैल्यू, लेंथ तो 1 मीटर है,
यानी बच जाएगा 150 बाय √2। आप चाहे तो √2 की वैल्यू डाल के इसका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे इसको छोड़ देता हूं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। पहले मैंने क्या किया ना, डेंसिटी रेशियो से मास का रेशियो निकाल लिया, मास का रेशियो पता चल गया। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें एयर में स्पीड गिवन थी जो कि मास पे डिपेंड करती है, तो गैस में भी स्पीड आ गई और गैस में स्पीड 1/√2 टाइम्स आ गई। उसके बाद तो बस हमने दोनों फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला लिख के डिफरेंस ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब की बार देखिए, आपको बोला है कि एक थिन रोप है जिससे हमने एक मास को यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है, जो वैल्यू है जिसकी 2 kg। बेटा रोप का मास गिवन है 6 kg। क्या पूछ रहा है? देखो पूछ रहा है, ये सब तो गिवन है। आपसे बोला है एक ट्रांसवर्स शॉर्ट वेव हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं लोएस्ट पॉइंट पे, ये ऊपर जाती है। जब यहां थी तो इसकी वेवलेंथ थी 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है ये ऊपर जा रही है ऐसे, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? भाई वेवलेंथ क्यों चेंज होगी? याद करो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वेव की फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे ही डिपेंड करती है। तो जिसने भी इसको प्रोड्यूस किया होगा वेव को, फ्रीक्वेंसी तो वहीं से फिक्स होगी। चेंज क्या होता है मीडियम के साथ? वेवलेंथ और स्पीड। मैं जानता हूं जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूंगा ना, तो वेव की स्पीड चेंज हो रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा टेंशन चेंज होगा, और स्पीड का फॉर्मूला मैं जानता हूं √F/m होता है। तो भाई अगर टेंशन चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा, और स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा, सेम रेशियो में। मतलब मैं लिख दूं, देखिए मैं लिख देता हूं फाइनल बाय इनिशियल वेवलेंथ इज सेम एज फाइनल बाय इनिशियल स्पीड। और स्पीड क्या है? स्पीड के फॉर्मूले में रूट ऑफ फोर्स आता है ना, तो क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी रूट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन बाय लोएस्ट पॉइंट का टेंशन। बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है उसको सपोर्ट कितना मास करना है? 6 और 2 8 kg। तो यानी कि हाईएस्ट पॉइंट का जो टेंशन होगा ना, वो उसके वेट के इक्वल होगा 8g। जबकि लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है उसको केवल 2 kg को सपोर्ट करना है यहां पे, तो 2 × g। देख पा रहे हो ना, रूट के अंदर 4 यानी रेशियो आ जाएगा 2, which means I can say final wavelength is same as double of initial wavelength. Initial wavelength is 6 centimeter, तो final हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। That will be your answer. फिर से स्पीड और वेवलेंथ पे ये क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th देखो। फिर से स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स में कुछ मुझे दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है भाई? उसका कुछ डेटा गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यंग्स मॉडुलस। ओके हाँ देखो इस बार क्या है, आपको स्पीड गिवन है, तो मैं जानता हूं स्पीड होती है √F/m। तो स्पीड लाने के लिए मुझे टेंशन चाहिए ना, और टेंशन कहां से आ रही है? आपको गिवन है कि जो वायर है ना, इसके कुछ इलास्टिसिटी है, हमने इसे कुछ स्ट्रेस कर रखा होगा, जिसके कारण इसमें टेंशन आ गई होगी। आपसे वही पूछा है कि इस वायर में जो स्ट्रेस आपने प्रोड्यूस किया है वो कुछ इसकी नेचुरल के चेंज की वजह से आया होगा। वही आपसे पूछ रहा है एक्सटेंशन ऑफ वायर कितनी होगी। अगर आपको मेरी बात नहीं समझे तो मैं बोल रहा हूं बेटा कि अगर वायर में स्ट्रेस आया, फोर्स आया, तो उससे पहले कहीं स्ट्रेन आया होगा ना, तो वो स्ट्रेन के लिए पूछा है कितना एक्सटेंशन इस वायर का हुआ होगा ताकि इतनी टेंशन डेवलप हो जाए। कैसे सॉल्व करें? पहले मैं फोर्स के लिए यहां पे निकाल लेता हूं। फोर्स मेरा आ जाएगा म्यू × v²। आप नोटिस करें म्यू की वैल्यू नहीं गिवन है, v गिवन है, आपको गिवन है लेंथ और मास। तो मैं म्यू को ऐसे लिख लेता हूं, मास बाय लेंथ। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हम जानते हैं इलास्टिसिटी से कि फोर्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट वायर का मल्टीप्लाइड बाय उसकी एक्सटेंशन। और वायर का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, एरिया यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाय लेंथ। तो यानी इसी सेम फोर्स की वैल्यू मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AY/L × ΔL। दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल करोगे दिख रहा होगा ना, स्मॉल एल कैंसिल हो रहा है, क्या आ जाता है आपके पास? ΔL पूछा हुआ है, देख रहे हैं इनको सॉल्व करके, मुझे पता चल जाएगा mv² सेम एज AY × ΔL। बेटा L मैं कैंसिल कर चुका हूं, तो ΔL की वैल्यू होगी mv²/AY। वैल्यूज डालें। मास देखो 10 ग्राम, तो मैं बोलूंगा दिस इज 10⁻²। बेटा मैं सब SI में डाल रहा हूं। स्पीड है 60, स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा 3600। एरिया मुझे दिख रहा है 2 mm², तो 2 × 10⁻6। एंड यंग्स मॉडुलस इज समवेयर, यंग्स मॉडुलस इज 1.2 × 10⁻11। ठीक है जी, ये सब कैलकुलेशन अपने को करनी है, जल्दी से कर लेते हैं। देखो क्या है, और ये भी मैं देख रहा हूं कि फाइनल आंसर मुझे इस फॉर्म में रखना है 10⁻5 के। ओके
तो पहले -2 वाली चीज कैंसिल कर देता हूं। मुझे दिख रहा है -6 11, नीचे 10⁵ आ गया तो ऊपर 10⁻⁵ आ जाएगा, यानी बचेगा क्या? और देखो 36/2 18 कर देता हूं, तो 18/1.2 इंटू 10⁻⁵ बच रहा होगा। और मैं जानता हूं 18/1.2 इज 15, सो दिस विल बी 15 इंटू 10⁻⁵। मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से जो x है बेटा, इसका वैल्यू होना चाहिए 15 या 15। दिस शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फिर से स्टैंडिंग वेव्स वाला क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दिया हुआ है कि ये दो ब्रिजेस हैं सोनोमीटर वायर के, यानी ये दो नोड्स रहेंगे, इनके बीच में जो सेक्शन है वो दो मटेरियल से बना हुआ है। देखो वायर 1 वायर 2, और इनका जंक्शन है O। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो रियलाइज करोगे जंक्शन एकदम मिडिल में है, मतलब इन दोनों के बीच में जो लेंथ है उससे एकदम मिडिल में आपका जंक्शन O है। क्या बोल रहे हैं आपको? कुछ इनकी डेंसिटीज का रेशियो गिवन है, देखिए इधर दोनों का एरिया या रेडियस सेम है, ये भी गिवन है। और क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है हम इन दोनों में स्टैंडिंग वेव सेटअप कर रहे हैं इस तरीके से कि पॉइंट O मेरा नोड बन जाए। तो पहले भाइयों बहनों मैं ऐसा मान लेता हूं कि दोनों साइड, दोनों जो वायर्स हैं उनकी लेंथ है L एज वेल एज L। लेफ्ट वाले पे फोकस करो, स्टैंडिंग वेव सेट कर रहे हैं, दोनों एंड पॉइंट्स आपके नोड्स होने चाहिए। तो आप जानते हैं इस केस में इंटीजर नंबर ऑफ लूप्स बनने चाहिए, हाफ लूप नहीं आएगा। मान लेते हैं फर्स्ट वायर में N1 लूप्स बनते हैं, मतलब क्या बोल रहा हूं, जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं 3। फर्स्ट वायर में ऐसा होना चाहिए। तो बेटा अगर ये मान लो A ये O, तो ये बेटा है OA और ये पॉइंट है O। तुम जानते हो 3 लूप्स बन रहे हैं, लेकिन हर लूप की लेंथ होती है λ/2। तो क्या बोल सकता हूं L मस्ट बी सेम एज N1 इंटू λ/2। मैंने N1 लिख लिया, यहां पे दिखाया 3 है, बट इन जनरल में मान लो N1 लूप्स बन रहे। और लैम्डा होता है V/F, इसको एक्चुअली λ1 कर देता हूं। तो V/F करेंगे तो N1/2 V1/F, और स्पीड होती है रूट ऑफ टेंशन बाय म्यू। तो इसका लिख देते हैं N1/2F इंटू रूट ऑफ टेंशन बाय म्यू। और बेटा म्यू को लिखा जा सकता है, म्यू कैन बी रिटन एज डेंसिटी इंटू एरिया रो इंटू पाई आर स्क्वायर, विच मीन्स दिस इज सेम एज ρ1 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या मुझे एनालिसिस दोबारा से सेकंड वायर के लिए करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां पे भी 1 है उसको मैं 2 कर देता हूं। मेरा मतलब है इस इक्वेशन में सेकंड वायर के लिए चेंज क्या आएगा? भाई लेंथ तो सेकंड वायर की भी L ही है। सेकंड वाले में मान लेते हैं N2 लूप्स बनेंगे, हमें पता नहीं कितने लूप्स बनेंगे। N1 की जगह सेकंड में N2 कर देता हूं बाय 2F, रूट ऑफ F तो सेम ही रहेगा, टेंशन सेम है, ρ2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस भी क्वेश्चन के हिसाब से सेम। क्या आप देख पा रहे हैं दोनों इक्वेशंस, दोनों येलो वाला ग्रीन वाला, दोनों में L की वैल्यू लिखी हुई है, दोनों को मैं बराबर कर दूंगा। दिख रहा है कुछ कुछ कॉमन चीजें कैंसिल हो जाएंगी। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? इनफैक्ट ये देखो क्या क्या बच जाएगा, केवल ये बचेगा और इधर से रूट के अंदर ये बचेगा, ऐसे केवल इधर ये बचेगा और रूट के अंदर ये बचेगा। मतलब जब मैं दोनों को इक्वल करूं तो ये बचेगा N1/ρ1 इज सेम एज N2 बाय रूट ऑफ ρ2। अर्थात मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ρ2 इज 4ρ1, तो बोल सकता हूं N2/N1 इज रूट ρ2/ρ1। तो बेटा रूट के अंदर 4 आ रहा होगा ये रेशियो से, यानी कि 2 हो गया ना। मतलब बोल सकता हूं N2/N1 इज सेम एज 2/1। तो N2/N1 क्या हो सकते हैं? अच्छा वैसे भी केवल रेशियोज पूछा हुआ है, तो N2/N1 की वैल्यूज नीचे, हमें बस ये निकालना है कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ एंटी नोड्स बन रहे होंगे उनका रेशियो क्या होगा। आपको रियलाइज करना है बेटा, जितने लूप्स बनते हैं उतने ही एंटी नोड बनते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखो 3 लूप बनाए हैं मैंने और 3 ही एंटी नोड है, यानी कि जहां पे आपने नंबर ऑफ लूप्स का रेशियो लिया है वही एक्चुअली नंबर ऑफ एंटी नोड्स का रेशियो भी है। तो मेरा आंसर होना चाहिए, अगर N2/N1 पूछा है तो 2/1, उसने पूछा होगा N1/N2, देखो यहां पूछा ना पहले W1 का, यानी उसने N1/N2 पूछा है तो आंसर होगा 1/2, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। चलिए सिंपल स्टैंडिंग वेव्स का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से सोनोमीटर और स्टैंडिंग वेव्स का क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ ले, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये बोला हुआ है कि एक वायर है जिसका लेंथ है 114 सेंटीमीटर। हम 2 ब्रिज लगाते हैं इस सोनोमीटर वायर पे ताकि ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाए। लेट्स से ये सेक्शन है 1, ये सेक्शन है 2 और ये सेक्शन है 3। इनकी लेंथ ले लेते हैं L1, L2 और L3। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन के हिसाब से कि इनकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इन सेक्शंस की, उनका रेशियो है 1:3:4। बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर एक वायर दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। लेंथ का रेशियो गिवन है
लेंथ का रेशियो हम निकालेंगे क्योंकि हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी यानी v/2l का रेशियो गिवन है। मतलब क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है कि v/2l1 is to v/2l2 is to v/2l3। समझ रहे हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या है क्वेश्चन के हिसाब से 1:3:4। अलजेब्रा करने वाला हूं, v/2 कैंसिल, उल्टा कर दो, मतलब L1 is to L2 is to L3 is same as 1:1/3 is to 1/4। फिर से जादू टोना करूंगा, अलजेब्रा करूंगा फिर से, तो मैं लिख सकता हूं L1/L2/L3 is same as I think 12:4:3। ये आना चाहिए। मतलब क्या है, क्योंकि मुझे ये लेंथ से निकालने, क्या कर सकता हूं मैं कि भाई अगर इसको मैं ले लूं 12x तो ये होगा 4x और ये होगा 3x। x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, मुझे पता है तीनों लेंथ का सम, टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए 114, तीनों का सम करो 12 4 3, 12 और 7 19 होता है ना, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 19x is 114 which means x must be 6। कैंसिल कर दिया। अगर x 6 है तो 12x कितना होगा भाई, 12x हो जाएगा 72, 12 into 6। 4x कितना हो जाएगा 24 और 3x कितना हो जाएगा 18। इसका क्या मतलब है, देखो L1 72 है तो इस एंड से ये तुम्हारी डिस्टेंस 72 सेंटीमीटर, L2 ये बीच वाली लेंथ है ना, ये लेंथ तुम्हारी 24 है, तो मतलब लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगी डिस्टेंस उसकी, देख रहे हैं लेफ्ट हैंड से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो 72 + 24 96 सेंटीमीटर हो जाएगी ये वाली लेंथ। तो पहला ब्रिज तुम्हारा यहां से 72 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और दूसरा जो ब्रिज है यहां से 96 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ऑप्शन देख लो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन मस्ट बी दी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बार फिर से आपके पास रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन, मैंने से फिर से आई मीन ऑर्गन पाइप जैसा ही है, लेकिन रेजोनेंस ट्यूब में एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि एंड करेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट वाली चीज है। तो उधर पढ़ लेता हूं मैं, बोल रहा है यूनिफॉर्म ट्यूब विद लोअर एंड डिप्ड इन वाटर। मतलब पहले केस में क्या था कि एक ट्यूब है जिसका लोअर एंड हमारा पानी में है, एक एंड ओपन रहेगा। अब मान लेते हैं कि इसमें कुछ एंड करेक्शन है E, किसी इंस्टेंट पे इसकी लेंथ ले लेते हैं L। तो हम बोलेंगे अगर इसमें स्टैंडिंग वेव सेटअप करेंगे तो कुछ इस तरीके से सेटअप करेंगे कि जो ओपन एंड है वो प्रेशर के लिए नोड होगा और जो क्लोज्ड एंड है वो प्रेशर के लिए एंटी नोड होगा। मतलब क्या हो रहा होगा, इसमें कुछ इंटीजर नंबर ऑफ लूप्स प्लस हाफ लूप बन रहा होगा। अच्छा, बोल क्या रहा है कि जब इसकी पहले लेंथ थी 16 सेंटीमीटर तब रेजोनेंस होती है, तो मैं बोलूंगा 16 प्लस ई, जैसे L था प्लस E, आई एम सॉरी, जैसे लेंथ L प्लस E टोटल लेंथ होगी, दिस शुड बी इक्वल टू फर्स्ट रेजोनेंस। बेटा फर्स्ट रेजोनेंस का मतलब है केवल एक हाफ लूप, ठीक है ना, सिर्फ एक हाफ लूप, दैट इज योर फर्स्ट रेजोनेंस। तो केवल एक हाफ लूप बन रहा है, मैं जानता हूं हाफ लूप की लेंथ होती है λ/4, व्हिच मींस इसको लिख देते हैं λ/4। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गए, तो नेक्स्ट रेजोनेंस कब आएगी, थर्ड हार्मोनिक में, यानी कि जो नेक्स्ट लेंथ है क्या है 50 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 50 + E जो लेंथ होगी, उस केस में क्या आ रहा होगा, एक फुल लूप और एक हाफ लूप। समझे, एक फुल लूप और एक हाफ लूप, यानी कि लेंथ को मैं क्या बोलूंगा λ/2 + λ/4, 3 λ/4, सो दिस इज सेम एज 3 λ/4। पहली बात तुम सोच सकते हो कि यार ये E सर ने लिया ही कैसे पता कि मुझे कि E लेना है। भाई E अगर तुम नहीं लोगे ना, तुम्हें दिख रहा होगा ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली भाई अगर 16 है λ/4 तो 3 λ/4 कितना होना चाहिए 48। तो जो यहां पे मुझे दिख रहा है ना ये 50 और 16, क्योंकि इनका रेशो 3 नहीं आ रहा, वहीं से मुझे पता लग गया कि इसमें एंड करेक्शन होनी जरूरी है। अच्छा ये बात, अब एंड करेक्शन अगर होनी जरूरी है, कितनी होगी एंड करेक्शन, क्या आप देख सकते हैं यहां से, आई कैन क्लियरली सी सॉल्व करके कि E की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ रही होगी, आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर E की वैल्यू 1 है तो मुझे भी दिख रहा है कि λ/4 की वैल्यू 17 सेंटीमीटर आ रही है। इससे मैं क्या निकालूंगा, मैं निकाल लूंगा स्पीड, क्योंकि देखो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वेव्स की 500 हर्ट्ज थी, लैम्डा होता है v/f, तो इसका कैसे लिख देते हैं v/4 × f इज सेम एज 17 सेंटीमीटर, उसको SI में कन्वर्ट कर देता हूं 0.17 मीटर। तो स्पीड ऑफ साउंड आ रही होगी 4 × तो 0.68 × f, और f है आपका 500, तो बेटा ये आ गया होगा 340 मीटर पर सेकेंड। क्यों निकाला मैंने स्पीड ऑफ साउंड, अभी बताते हैं।
स्पीड ऑफ साउंड मेरा 340 मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अगर मैं अब पूरा जो ट्यूब है उसको वाटर से बाहर निकाल दूं, तब तक मैं थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर लेता हूं। अगर पूरे ट्यूब को वाटर से बाहर निकाल दो तो नोटिस करो, अगर पूरे ट्यूब को तुम वाटर से बाहर निकाल दोगे तो ये जो नीचे वाला एंड है ये अब क्लोज नहीं बचेगा, अब इसके दोनों एंड्स ओपन हो जाएंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं कि अब जब तुम पूरे ट्यूब को वाटर से बाहर निकाल दोगे तो बेटा अब ये ओपन ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, अब ओपन ट्यूब वाले फॉर्मूले लगेंगे। पूछ के रहा है जब ये ओपन ट्यूब बन जाएगी पूरी लेंथ की तो दो लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज जिसके साथ ये रेजोनेट करेगी वो क्या होगी। तो देख लेते हैं भाई। पहली बात मैं जानता हूं पूरे ट्यूब की लेंथ है 60.5, एंड करेक्शन है लेकिन इस बार दो एंड्स हैं जो कि ओपन है, दोनों एंड्स पे करेक्शन होगी, यहां पे भी ई आएगा यहां पे भी ई आएगा। ठीक है भाई, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं याद करो। ओपन के लिए मैं बोलूंगा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी होगी एफ नॉट इक्वल टू वी बाय 2 इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी लिखनी है इस बार 60.5 प्लस ई सेंटीमीटर में। बेटा दोनों साइड से ई ऐड करना है, वैल्यूज डालो। देखो वी है 340 बाय 2 और ये कितना होता है, ये होता है 62.5 सेंटीमीटर, तो मीटर में 0.625। आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, वैल्यू आ रही होगी 272 हर्ट्ज। और भाई अगर फंडामेंटल आ रही है 272 हर्ट्ज तो नेक्स्ट क्या होगी सेकंड हार्मोनिक 544 हर्ट्ज, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन डी। बेटा इस क्वेश्चन में पहला तो इंपॉर्टेंट ये है हमें रियलाइज करना कि जीरो नहीं एंड करेक्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का जो रेशियो है वो इंटीजर, इनफैक्ट ऑड इंटीजर नहीं आ रहा। मैं चाहता था उनका रेशियो 3 आए अगर एंड करेक्शन ना होता तो। पहली बात एंड करेक्शन आएगा। दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब बाहर निकाल दोगे तो दोनों साइड से एंड करेक्शन आएगा, और फिर अपने फॉर्मूले लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ओके नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये पूछा इनमें से कौन सी इक्वेशन एक वेव की इक्वेशन है। बहुत ही बेसिक थ्योरी है, सबको पता है, आप देख के समझ चुके हैं यही आंसर है, क्योंकि इसमें एक्स और टी का लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बाकी इनमें से कोई सी भी वेव इक्वेशन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनफैक्ट ये लास्ट क्वेश्चन है और फिर से बेसिक और वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट ये है कि वेव की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि अगर एक वेव में मुझे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट गिवन है t इक्वल टू 0 पे, मतलब कि जनरली हम लिखते हैं ना वेव इक्वेशन है y x, t, x भी कुछ हो सकता है t भी कुछ हो सकता है, इस बार ऐसा नहीं है, t फिक्स्ड है 0। तो मुझे y x, 0 गिवन है। लेट्स से मेरा y x, 0 है, तो अब भाई इसमें t तो होगा नहीं, केवल x का फंक्शन होगा। लेट्स से ये g ऑफ x जो कि गिवन है आपको, g ऑफ x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। मतलब मुझे t इक्वल टू 0 पे सारे पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट पता है। और क्या बोल रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये हो जाती है। अब मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड नहीं, मैं जानना चाहूंगा कि अगर मुझे t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट पता है तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे कैसे निकालो, कैसे निकाल सकता हूं। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वेव राइट जा रही है स्पीड v से, ठीक है, वेव राइट जा रही है स्पीड v से। अब मैं सोच रहा हूं कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन x पे आई होगी टाइम t पे, जो डिस्प्लेसमेंट इसकी पोजीशन x पे आई होगी टाइम t पे, वो t इक्वल टू 0 पे कहां रही होगी। t इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि भाई मुझे t इक्वल टू 0 वाले सारे फंक्शन पता है। तो फिर से आता हूं मैं पूछ रहा हूं जो डिस्प्लेसमेंट यहां है टाइम t पे, वो t इक्वल टू 0 पे कहां रही होगी। भाई t इक्वल टू 0 पास्ट में है ना, तो यानी इससे पीछे रही होगी। कितना पीछे रही होगी, 0 से t के बीच में वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि t इक्वल टू 0 पे ये सेम डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल टू 0 पे ये सेम डिस्प्लेसमेंट यहां रही होगी जो कि इससे कितना पीछे है, vt पीछे है, यानी x कोऑर्डिनेट इसका रहा होगा x माइनस vt। क्या बात समझे। मैं बेटा ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि y ऑफ x, t जो डिस्प्लेसमेंट टाइम t पे पोजीशन x पे है वो 0 पे कहां रही होगी, x माइनस vt पे। ये होना चाहिए। इनफैक्ट बेटा अगर आपको जो भी मैंने डिस्कशन किया है ये नहीं समझ में आई है, ध्यान दें कि स्टार्टिंग में इस चैप्टर के वेव इक्वेशन जब पढ़ाते हैं यही आपको लिखाना सिखाते हैं कि कैसे अगर हमें t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट पता है
तो सारे टाइम के डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। इन एनी केस अब तो बस मैथ्स है, क्योंकि देखो आप देख चुके हो जब यहाँ पे टाइम 0 होता है, सी जब यहाँ पे टाइम 0 होता है तो फंक्शन होता है g, यहाँ x होता है, यहाँ भी x होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ टाइम 0 है तो फंक्शन तो g होगा, लेकिन इस बार g ऑफ x नहीं होगा, यहाँ पे क्या है x माइनस बी टी, यानी यहाँ पे आना चाहिए g ऑफ x माइनस बी टी। अगर gx मेरा ये है तो g x माइनस बी टी क्या होगा, x की जगह x माइनस बी टी डाल दूं, 1/1 प्लस x माइनस बी टी का होल स्क्वायर। आई होप सबको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, तो मेरा बनाना चाहिए 1/1 प्लस x माइनस बी टी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन से कंपेयर करो, दिख रहा है कुछ कुछ सिमिलर, क्या है बस एक चीज डिफरेंट है, सब कुछ सेम दिख रहा है मेरे को। देखो 1 प्लस एक्स माइनस समथिंग होल स्क्वायर, बस ये दिख रहा है, यहां आ रहा है 1, यहां क्या आ रहा था बीटी, वो बीटी की जगह 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो मतलब बोल सकता हूं कि v इंटू टू, सी v इंटू टी की वैल्यू 2 इज सेम एज 1, दिख रहा है 1, तो v कितना होगा भाई, v हो जाएगा 1/2 या फिर 0.5 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर है। ऑप्शन देख लें, थर्ड ऑप्शन। बेटा इस वीडियो में हमने वेव्स चैप्टर के 15 PYQs डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।